बहुत देर हो चुकी। 3 लफ्ज और नुसरत की रात भर की हिम्मत बिखर गई। उसने फौरन फरहान को फोन किया। आवाज कांप रही थी। क्या आबिद साहब ने शराकत खत्म कर दी? फरहान की आवाज में थकन थी। अभी तक कुछ नहीं हुआ बाजी, लेकिन सादिया ने मुझे भी पैगाम भेजा। वो कह रही हैं, आपने पुरानी बातें उछालकर पूरे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की। नुसरत ने फैसला किया, टेलीफोन पर बात काफी नहीं थी। वो खुद आबिद साहब से मिलेगी, आज ही। कुरैशी मंजिल पहुंचकर नुसरत को दरवाजे पर खुद आबिद साहब मिले, संजीदा मगर गुस्से में नहीं, जितना नुसरत ने सोचा था। आइए नुसरत साहिबा, मुझे आपसे बात करनी है। अंदर आबिद ने कहा। सादिया ने मुझे सब बताया अपने अंदाज में, मगर अम्मी ने भी मुझे बुलाकर बात की आपके जाने के बाद। उसकी आवाज भारी हो गई। अम्मी ने मुझे वो सब बताया जो 20 साल पहले हुआ। मैं नहीं जानता था नुसरत साहिबा, कसम से नहीं जानता था। मैं उस वक्त खुद बहुत छोटा था। नुसरत ने राहत और हैरानी दोनों महसूस की। तो सादिया का पैगाम? वो परेशानी में लिखा गया था। सादिया डर गई थी कि ये बात उनके ससुराल में उनकी बदनामी बन जाएगी, लेकिन मैंने कोई फैसला नहीं किया अभी तक। आबिद ने सीधा नुसरत की आंखों में देखा। मुझे बताइए, आप चाहती क्या है? नुसरत ने गहरी सांस ली। यही वो लम्हा था जिसके लिए वो 20 साल से तैयार थी, बिना जाने। मैं फरहान भाई की रोजी खतरे में नहीं डालना चाहती, और न ही मैं आपके खानदान को रुस्वा करना चाहती हूं। आपकी वालिदा ने मुझ पर जो मेहरबानी की वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आबिद साहब, मुझे ये चाहिए, रुखसाना कहीं नहीं जाएगी, और आइंदा आपका कारोबारी रिश्ता फरहान भाई के साथ इस बुनियाद पर नहीं होगा कि वो किसी का एहसान चुकाने के लिए अपनी बेटी दें। रिश्ता सिर्फ इंसाफ पर हो, दबाव पर नहीं। आबिद कुछ देर खामोश रहा, फिर सर हिलाया। ये मुंसिफाना बात है, मैं शराकत जारी रखूंगा बिना किसी शर्त के। ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश भी है और अब मेरी भी। और सादिया का क्या? नुसरत ने पूछा। वो वाकई मदद की हकदार है। नए बच्चे के साथ अकेले संभालना आसान नहीं। आबिद हैरान रह गया इस तवक्को के बरखिलाफ कि नुसरत इंतकाम चाहेगी। आप सादिया की मदद की बात कर रही हैं? मुझे किसी से बदला नहीं लेना आबिद साहब। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कोई बच्ची दोबारा मेरी तरह इस्तेमाल ना हो। सादिया को एक तनख्वाहदार मासी चाहिए, एक बच्ची नहीं। उस शाम नुसरत घर वापस आई तो फरहान दरवाजे पर मुंतजिर था, आंखों में शर्मिंदगी। बाजी, मुझे माफ कर दें। मैंने वही गलती दोहराने की कोशिश की जो जो शायद किसी और ने कभी मेरे साथ की हो। मुझे एहसास ही नहीं हुआ। नुसरत ने उसका हाथ थामा। गलती माफ हो सकती है फरहान भाई, लेकिन उसे दोहराना नहीं। उसी रात रुखसाना चुपके से नुसरत के कमरे में आई। आपा, अब्बा ने बताया मुझे कहीं नहीं भेजा जाएगा। नुसरत ने उसे गले लगाया। नहीं बेटा, तुम अपने घर में रहोगी, पढ़ोगी, और जब बड़ी हो जाओ अपनी मर्जी से फैसले करोगी। रुखसाना ने आहिस्ता से पूछा। आपा, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? नुसरत ने एक लम्हे के लिए सोचा, क्या सच बताए या बच्ची को बचाने के लिए चुप रहे। फिर नरमी से बोली, हाँ बेटा, लेकिन इसीलिए मैंने यकीनी बनाया कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। सच छुपाने से जख्म नहीं भरते, सिर्फ अगली नस्ल को मुंतकिल होते हैं। 2 हफ्ते बाद बड़ी बेगम साहिबा इंतकाल कर गईं। नुसरत आखिरी दिनों में उनके पास बैठी रही। रुखसत होते वक्त बेगम साहिबा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपनी गलती की तलाफी कर ली नुसरत, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। जनाजे के बाद फूफी जुबैदा नुसरत के पास आई। नुसरत, मुझे माफ कर दो। मैंने 20 साल खामोशी को आफियत समझा। तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभार खामोशी खुद एक जुल्म होती है। नुसरत ने फूफी को गले लगाया। आपने आखिर में मेरा साथ दिया फूफी, यही काफी है। कुछ महीनों बाद सादिया ने एक बाकायदा तनख्वाहदार मासी रख ली, और एक दिन उसने खुद नुसरत को फोन करके शुक्रिया अदा किया। आपने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मैं खुद नहीं देख पाई थी। नुसरत खिड़की के पास बैठी रुखसाना को बाहर सहन में खेलते देख रही थी। आजाद, बेफिक्र, बचपन से भरपूर। उसने दिल में सोचा,
इंसाफ हमेशा फौरी नहीं आता और ना ही बिना कीमत के, लेकिन जब हक की बात कही जाए सच्चाई से, रहम के साथ, तो जंजीर टूट सकती है, एक नस्ल के लिए, हमेशा के लिए।